नहीं होते। दो परिभाषाएं हो गई, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखिए। अर्थ इसका क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई। देखिए, मान लीजिए नदी, इस नदी में सामान्य रूप से इतना जल भरा हुआ है और नदी इतने पानी को बहाकर रेगुलर रूप से ले जा रही है। नदी में थोड़ी सी वर्षा हो गई, नदी का जल स्तर और भी बढ़ गया। लेकिन ये वाले जो हिस्से हैं इधर, ये नदी के तटबंध कहलाते हैं। ये कहलाते हैं तटबंध, लेवीज। नदी के तटबंध, नदी का पानी इन तटबंधों तक नहीं पहुंच पाता है, सामान्य रूप से स्थिति यह है। लेकिन किसी कारण से हो रहा है ऐसा कि बारिश बहुत ज्यादा हो जा रही है और बारिश के ज्यादा हो जाने की वजह से नदी अपने तटों के साथ यही लबालब भरना होता है। जब लबालब भर जाती है नदी, तो अब नदी का पानी इस इलाके में भी प्रवेश कर जाएगा और इन क्षेत्रों को भी आप्लावित कर देगा, जो जनरली आप्लावित नहीं होते। यही हम लोगों ने लिखा है कि उन क्षेत्रों को आप्लावित या जलमग्न कर देता है जो अन्यथा जलमग्न नहीं होते। तो पहले तो ये जलमग्न नहीं हो रहा था, यह इलाका ए वाला, लेकिन नदी के पानी के बढ़ जाने की वजह से यह क्षेत्र भी आप्लावित हो गया। इसी कंडीशन को कहते हैं नदीय बाढ़। यह नदीय बाढ़ हर उस व्यक्ति ने देखी होगी जिसके गांव के आसपास से, ननिहाल के आसपास से, ससुराल के आसपास से, ददिहाल के आसपास से या उसके हाल के आसपास से नदी गुजरती होगी। बरसात होती है, नदियों में पानी बढ़ता है, तो नदियों का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, आसपास के क्षेत्रों को डुबा देता है। उसी कंडीशन को, उसी स्थिति को नदीय बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। तो ये हो गई नदीय बाढ़। दूसरा, हम लोगों ने लिखा है सरोवरी बाढ़। प्लूवियल इसको कहते हैं, या पॉन्डिक फ्लड कहते हैं, या फिर प्लूवियल फ्लड इसको कहते हैं। सरोवरी बाढ़, सरोवर का मतलब तालाब होता है। कहते हैं कि जब किसी झील या तालाब का जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाए, इतना अधिक हो जाए कि जल का प्रवेश मानव के रिहायशी इलाके या क्षेत्रों तक, तो इसे सरोवरी बाढ़ कहते हैं। तो इसे सरोवरी बाढ़ कहते हैं कि यह एक तालाब है, यह एक तालाब है, इस जगह पर लोगों ने अपनी बस्तियां बसा रखी हैं, लोगों के घर बार हैं, मकान हैं, ये मान लेते हैं। अगर इस तालाब में जल का स्तर बढ़ता है और बढ़कर यहां तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है, तो भी इसको कोई बाढ़ की संज्ञा नहीं देता। यही कहता है कि तालाब का पानी बढ़ गया है, चढ़ गया है, तालाब में पानी ज्यादा हो गया है, यही बात की जाती है। लेकिन जब जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि इनके घरों में घुसने लगे, इनके घरों में घुस जाए, जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाए किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, किसी गांव घर में, वैसी कंडीशन को कहते हैं सरोवरी बाढ़। सरोवरी बाढ़ का मतलब क्या हुआ कि तालाब या झील में जल स्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जल भराव, जलमग्नता, जल अपलावन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसी को कहते हैं सरोवरी बाढ़। अगला है तटवर्ती बाढ़। तटवर्ती बाढ़, कोस्टल फ्लड।
देखिए, कोस्टल फ्लड तटीय क्षेत्र होते हैं। तटीय क्षेत्र वे होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, सागर के किनारे होते हैं, महासागर के किनारे होते हैं। जैसे भारत में ये सभी इलाके तटवर्ती क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या वेस्ट बंगाल हो, पौंडीचेरी हो, ये सारे इलाके तटवर्ती क्षेत्र में आते हैं। अब अगर इन तटवर्ती क्षेत्रों में जल आप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, उस स्थिति को कहते हैं हम लोग तटवर्ती बाढ़ की स्थिति। यानी कि तटवर्ती बाढ़ जल आप्लावन की वह स्थिति है जो तटीय क्षेत्रों में, अब इसको भी अगर लिखना होगा, पूरी पूरी परिभाषा लिखना थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है। आप लिखते चलिएगा, है ना, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लिखते चलिएगा कि तटवर्ती बाढ़ तटीय क्षेत्रों में जल आप्लावन की वह स्थिति है जो चक्रवात, समुद्री महातरंग, जो चक्रवातों, समुद्री महातरंगों या सुनामी के कारण सामान्यतः उत्पन्न होती है। यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में अगर जल आप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जल भराव जैसी कंडीशन आ जाए, तो उस जलाधिक्य की स्थिति आ जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग तटवर्ती बाढ़ या कोस्टल फ्लड की बाढ़ हो गई। चौथी तरह की एक बाढ़ और देख लेते हैं, वह है GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये बाढ़ सिंपल भाषा में कह सकते हैं आप इसको। तो GLOF या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जल आप्लावन, किसी क्षेत्र में जल आप्लावन की वह स्थिति है जो किसी हिमनदीय झील के टूटने की वजह से या उसके कारण से उत्पन्न होती है। बस, और कुछ नहीं करना इसमें। जैसे उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी 2013 में या 2021 में भी जो बाढ़ आई थी फरवरी में, उन दोनों के पीछे का जो कारण माना जाता है, मतलब जो 2013 की बाढ़ थी उसके पीछे तो सीधा सीधा कारण है, प्रत्यक्ष कारण है, महत्वपूर्ण कारण था हिमनदीय बाढ़, GLOF। लेकिन जो दूसरी बाढ़ की हम लोग जो बात कर रहे हैं, 2021 की बाढ़ की बात कर रहे हैं, इस बाढ़ में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की बात दबी जुबान से की जाती है, खुलकर नहीं की जाती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी के रूप में। तो GLOF क्या है? एक ग्लेशियल लेक है, एक हिमनदीय झील है, और इस हिमनद के झील के टूट जाने की वजह से जो आसपास के इलाके आप्लावित हो जाते हैं, जल में डूब जाते हैं, तो जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF या हिमनदीय बाढ़। फिर पांचवी बाढ़ है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है नगरीय बाढ़ या अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड या नगरीय बाढ़ या शहरी बाढ़, आप जो भी कहना चाहें इसको नाम दे सकते हैं। इसमें आप लिखिए कि नगरीय बाढ़ नगरों में जल आप्लावन की वह स्थिति है जो गलत जल निकास पद्धति, दोषपूर्ण सड़क विन्यास, अनियोजित शहरीकरण है। यानी कि जो नगरों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मुंबई में, दिल्ली में, राजस्थान के, यहाँ तक कि राजस्थान के एक आधे शहरों में ऐसा देखा गया है, चेन्नई में, वह बाढ़ क्यों है? तो वह बाढ़ है गलत जल निकास पद्धति या अपर्याप्त जल निकास पद्धति। अपर्याप्त, इनसफिशियंट, पर्याप्त नहीं है। 10 लीटर जल निकालना था, 10 लीटर जल उस शहर में हो रहा है, और जल निकलने की जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वह केवल 2 लीटर है, 5 लीटर है। तो बाकी का जो अतिरिक्त जल है वह शहर में ही कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, भर जाएगा, और शहरों में जल आप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अपर्याप्त जल निकास पद्धति, गलत सड़क विन्यास या दोषपूर्ण सड़क विन्यास, और अनियोजित शहरीकरण, अविवेकपूर्ण शहरीकरण इत्यादि के कारण जल भराव की स्थिति को कहते हैं या जल आप्लावन की स्थिति को कहते हैं नगरी
या नगरीय बाढ़, अर्बन फ्लड, इसी को नाम दिया जाता है। तो ये तो बाढ़ के कुछ प्रकार हो गए, स्वरूप हो गए। अब आते हैं हम लोग कि बाढ़ के पीछे कारण कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़ के पीछे कौन कौन से तथ्य काम करते हैं। बाढ़ के कारण, और फिर हम लोग एक दो केस स्टडी की बात कर लेंगे ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच आपका तैयार हो पाए और उस नजरिए से आप प्रश्नों को देख पाए। बाढ़ के कारण पहला देखिए, या इनको ऐसे ही सीधा सीधा लिख लेते हैं कारणों में ही। पहला अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। दूसरा है वृष्टि प्रस्फोट। तीसरा हो सकता है चक्रवात। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। कारणों से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ कारण तो ये हो गए। पांचवा कारण हो सकता है इसका बृहद नदी बेसिन, नदी बेसिन का बड़ा होना, वह भी एक कारण है। तादीकरण, अपर्याप्त जल निकास, रैंप घाटी से प्रवाह, ये दोनों एक ही हैं। समझेंगे तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भी कुछ कारणों को देखिए, उच्च भौम जल स्तर, उसके बाद निर्वनीकरण, यूएचआई, इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड या अर्बन हीटिंग इसको कहते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेहतर है। अर्बन हीटिंग, शहरीकरण, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ फ्लड। प्रजाति संगठन में बदलाव, ये कुछ कारण हैं, है ना, जो बाढ़ के पीछे देखे जा सकते हैं। और भी कुछ कुछ कारण हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन ये कुछ कारण हैं जो बाढ़ के पीछे तर्क के रूप में, बाढ़ के पीछे के कारण के रूप में देखा जा सकता है। जैसे एक और कारण लिख ही लेते हैं, 15 कर लेते हैं, और यह कारण है जिप्सम की परत। तो इतनी सारी बातें हम लोगों को देखनी है, इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। अतिवृष्टि, वृष्टि प्रस्फोट, चक्रवात, हिमनद का पिघलना, ये सारी कंडीशन वो है जिसकी वजह से सीधे सीधे नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। देखो, सारे कारणों का प्रभाव अलग अलग होगा, इसलिए जो बाढ़ के प्रकार होंगे, बाढ़ का जो स्वरूप होगा वह भी अलग अलग होगा। अब इनकी वजह से जल ज्यादा हो जाता है। इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से नदी की क्षमता कम हो जाती है। नदी की क्षमता का कम हो जाना अलग बात है, और नदी में जल का अधिक हो जाना अलग बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक बातें नहीं है। इसलिए दोनों का प्रबंधन, दोनों का मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से होगा। तो अतिवृष्टि आप समझ ही रहे हैं, अतिवृष्टि क्या होता है। अतिवृष्टि का मतलब होता है, सॉरी, अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा होना, मूसलाधार बारिश होना, लगातार बारिश होना। उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग अतिवृष्टि। जब अतिवृष्टि की स्थिति हो जाती है, एक्सेस रेन की स्थिति हो जाती है,
तो वह पानी वर्षा का छोटे-छोटे वाहिकाओं से होते हुए, छोटी-छोटी धाराओं से होते हुए, सरिताओं से होते हुए, क्षुद्र सरिताओं से होते हुए और नलिकाओं से होते हुए अंततः जाके मुख्य नदी में गिर जाता है। और जब अंततः जाके मुख्य नदी में गिर जाता है, तो मुख्य नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है और जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वही आस-पास के क्षेत्रों को आप्लावित कर देगी, इसलिए बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वृष्टि प्रस्फोट यह एक टॉपिक भी है, आपके पास आपदा प्रबंधन में भी एक टॉपिक है और बाढ़ का भी एक कारण है। तो इस टॉपिक को भी संक्षेप में हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। बादल का फटना क्या होता है? देखिए टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, तो टेक्निकली इसकी कुछ परिभाषा दी हुई है। परिभाषा में कुछ तथ्य है, कुछ आंकड़ा है, कुछ डेटा है। लेकिन सामान्य रूप से वृष्टि प्रस्फोट का मतलब हो जाता है कि किसी सीमित क्षेत्र पर कम समय में बहुत तेज पानी का बरस जाना, बहुत अधिक पानी का गिर जाना, बहुत अधिक वर्षा का हो जाना सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में ही वृष्टि प्रस्फोट कहलाता है। बादल के फटने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे बादल है, एक बाल्टी है और बाल्टी की एक तलहटी किसी ने फोड़ दी, किसी ने काट दी, किसी ने हटा दी और सारा का सारा पानी नीचे आ गया। ये नहीं होता है, कोई कैंची से बादल की तलहटी काटने नहीं जाता है। लेकिन स्वरूप उसका वैसे ही होता है। ऐसे मान लीजिए कि एक पॉलिथीन, एक बड़ा सा पॉलिथीन लीजिए, 10-20 किलो वाला पॉलिथीन लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसको उठाइए। उसको उठाओ, जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाओ और एक ब्लेड लीजिए, ब्लेड, और उस ब्लेड से उसकी तलहटी पर कट मारी। तो एक तो तनाव पहले से ये पानी का, ब्लेड वैसे ही नुकीला, प्लास्टिक कमजोर, जैसे ही ब्लेड आप घुमाएंगे पूरा का पूरा पानी एक ही बार उस जगह पर गिर जाएगा। दूसरी कंडीशन, उसी पॉलिथीन में, मतलब कि उसी आकार की दूसरी पॉलिथीन में उतना ही पानी भरिए और सुई से, पिन से कुछ कुछ उसमें छेद कर दीजिए, 10-20-50 छेद उसकी तलहटी में कर दीजिए, जिससे पानी धीरे धीरे गिरता रहे। आप पाएंगे कि दोनों स्थिति में बराबर मात्रा में पानी नीचे आया है, लेकिन पहली कंडीशन में पानी बहुत तेजी से नीचे आ गया है और दूसरी कंडीशन में जो पानी आने की गति है वो कम है। यानी कि दूसरी स्थिति में उतने ही पानी को आने में समय ज्यादा लगा है, जबकि पहली कंडीशन में जब आपने ब्लेड चलाया था तो क्या हुआ कि पानी अचानक से गिर गया था। तो पहली कंडीशन में जब अचानक से पानी गिरेगा तो आप पाएंगे कि आसपास जो जमीन पर जहां पर पानी गिरेगा वहां की स्थिति कुछ और होगी, और जहां पर ये पानी बूंदों के रूप में, फवारे के रूप में नीचे की तरफ गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, वहां पर स्थिति कुछ और होगी। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव ब्लेड वाली कंडीशन में या पानी के तेज गिरने की कंडीशन में ज्यादा होगा, और धीरे धीरे जहां पर पानी गिर रहा है वहां पर मिट्टी का कटाव कम होगा। ऐसा आप पाएंगे, यह सामान्य ऑब्जर्वेशन की बात है कि खेल खेल में ही बादल का फटना या वृष्टि प्रस्फोट की घटनाएं होती रहती। टेक्निकली आईएमडी जब इसको परिभाषित करता है तो कहता है कि 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो तो उसे वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। और जब इसी क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, मतलब 20-30 किलोमीटर का एरिया क्या है, सीमित क्षेत्र ही है, बहुत विस्तृत क्षेत्र तो नहीं है। जब सीमित क्षेत्र में 50 मिलीमीटर प्रति आवर से अधिक वर्षा हो तो उसे अर्ध वृष्टि प्रस्फोट, सेमी क्लाउड बर्स्ट, सेमी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अर्ध वृष्टि प्रस्फोट की संज्ञा उसको दी जाती है जब 50 एमएम से 100 एमएम तक वर्षा हो एक घंटे में, और जब 100 एमएम से भी ज्यादा वर्षा हो जाए, 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा एक घंटे में हो जाए, तो उसे क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्लाउड बर्स्ट जनरली तो हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, उत्तराखंड के क्षेत्रों में होता है, हिमालय के क्षेत्र में होता है। हालांकि ऐसी स्थिति जहां भी बन जाए, कहीं पर भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा है कि बादल फटने के लिए वहीं पर पहुंचे, हिमालय में ही पहुंचे। बादल तो पश्चिमी घाट में भी फट सकते हैं। बादलों को अगर उपयुक्त दशा मिल जाए तो मैदानी भागों में भी वृष्टि प्रस्फोट की संभावना बन जाती है, जब संवहन धाराएं तीव्र हो जाए। वो टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता है मामला। अभी देखिए क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये एक पहाड़ है,
इस पहाड़ को रंग दे देते हैं हरा। ये एक पहाड़ है। स्रोत है, जलीय क्षेत्र है कि कोई आर्द्र हवा इस इलाके से चलती हुई जाती है, पर्वतीय अवरोध के कारण ऊपर की तरफ बढ़ती है, बादल बनना शुरू हो जाते हैं। बादल बनने की प्रक्रिया आप लोगों को पता ही है, बादल बनने की प्रक्रिया आपने भूगोल में पढ़ाई होगा। तो जब ये हवा, आर्द्र हवा जब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है? जैसे ही हवा का आरोहण होता है, जैसे ही आरोहण होगा तो तापमान में कमी आएगी। तापमान में जब कमी आती है तो सापेक्षिक आर्द्रता या RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं वो बढ़ने लगती है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो सैचुरेशन के बाद संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है। संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप अंततः बादलों का निर्माण होता है, जिससे बारिश की संभावना बनती है। तो जब बढ़ेगी तो बादल निर्माण होंगे, बादल निर्माण होगा और बादल निर्माण होकर वर्षा। इस वर्षा को सामान्यतः कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। ये एक जनरल फिनोमिना है जो कि होता है। वर्षा, पर्वतीय वर्षा का ये जनरल एक फिनोमिना है जो कि इसी रूप में घटित होता है। लेकिन अब मान लीजिए पर आ गया और नीचे से लगातार इसको उष्ण और आर्द्र हवाएं मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, मतलब कि मॉइस्चर इसको मिलता रहे, बहुत सारा मॉइस्चर इसको मिलता रहे, बहुत सारा मॉइस्चर इसको मिलता रहा। तो जब बहुत सारा मॉइस्चर जब इसको मिलेगा तो ये अब अपने मॉइस्चर के लोड को संभाल नहीं पाएगा और जिन बरसात को होना था, जिस बारिश को होना था 3-4-5 दिन में, वह बारिश 2-4 घंटे में ही समाप्त हो जाएगी। तो अगर हफ्ते भर की बारिश कुछ घंटों में समाप्त हो जाती है, ऐसी ही दशा कमोबेश क्लाउड बस्ट की कहलाती है, जो उस पैमाने को पूरा करे। अब ऐसे बादल जो पूरी तरह से आर्द्रता से भरे होते हैं, इन बादलों को नाम दिया गया है प्रेग्नेंट क्लाउड। अब हिंदी में लिखते समय इसको गर्भवती बादल, बादल तो नहीं ही लिखा जाएगा, इतना तो आप ध्यान रखेंगे ही। प्रेग्नेंट क्लाउड, प्रेग्नेंट क्लाउड कहिए, प्रेग्नेंट बादल कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। तो प्रेग्नेंट क्लाउड या प्रेग्नेंट बादल क्या है? वैसे वैसे बादल जो आर्द्रता से पूरी तरह से सराबोर हैं, भरे हुए हैं, बरसने के लिए तैयार हैं। ऐसे बादलों को अगर किसी कारण से ऊपर उठना पड़ जाए, यानी कि उनका तापमान कम हो जाए, या अचानक से ही किसी कारण से उस इलाके का तापमान कम हो जाए जिस इलाके में ये बादल अवस्थित हैं, तो बादल फटने की संभावना बढ़ जाती है, वृष्टि प्रस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। और जब वृष्टि प्रस्फोट की संभावना बढ़ जाती है तो यह पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। ऐसा ही उत्तराखंड में भी होता है। बारे में जब बाढ़ों के बारे में बात करेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। अब उत्तराखंड तो समुद्र से बहुत दूर है। देखो, ये भारत है। अब यहां पर ये उत्तराखंड का इलाका है। सपोज करिए कि ये उत्तराखंड का इलाका है। समुद्र यहां है, सागर यहां है, यहां से मॉइस्चर जाता है इस जगह पर, इतना दूर कैरी होता है मॉइस्चर, और तब जाकर यहां पर वृष्टि प्रस्फोट की घटना बढ़ती है, होती है। और उसी बादल के फटने की घटना की वजह से उत्तराखंड में बाढ़ से सामना करना पड़ता है जो लोग यहां पर निवास करते हैं। पूर्ण पक्ष है, इसको ध्यान में रखना है। तो वृष्टि प्रस्फोट क्या है? कम समय में बहुत अत्यधिक वर्षा का हो जाना, जो कि सामान्यतः 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से ज्यादा होती है। हालांकि सीमित क्षेत्र में ही होती है। पूरे हिंदुस्तान में इस रफ्तार से बारिश हो जाए तो पूरा भारत ही डूब जाएगा। वृष्टि प्रस्फोट यही एक स्वरूप होता है। अब वृष्टि प्रस्फोट को लेकर, उन बादलों के हाव भाव को, उन बादलों की गति को लेकर, गतिशीलता को लेकर, उनके डायनेमिक्स को लेकर कई बार प्रिडिक्शन किया जाता है कि यहाँ पर बादल फट सकते हैं। और बादल फटने की जो घटना होती है सामान्यतः, हालांकि हो तो कभी भी सकती है, लेकिन सामान्यतः सुबह में ज़्यादा देखी जाती है। सुबह के 3-4 बजे जब तापमान बहुत कम हो जाता है, उस समय यह जो आर्द्रता का संघनन है, यह संघनन अपने चरम पे पहुंच जाता है, परिणाम स्वरूप बादल फटने की घटना हो सकती है। तो अब इसके प्रिडिक्शन को लेकर उसके अनुसार ही लोगों को एक्ट करना पड़ता है, यही इसका मैनेजमेंट होता है। प्रबंधन में जब आएंगे तो वो बात करेंगे। हम लोग अभी कारण की बात कर रहे हैं। तो वृष्टि प्रस्फोट हो गया, एक कारण है इसका चक्रवात। चक्रवात भी अपने आप में अलग से टॉपिक है, लेकिन उसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कैसे बनता है। उसको या तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा या फिर हम लोग भी डिस्कस कर सकते हैं उसको। तो चक्रवात से बहुत धुआंधार बारिश होती है, आपको पता है। जो इलाके चक्रवात की आंख के दीवार के आसपास होते हैं
उन इलाकों में भयंकर बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हम बातचीत कर रहे हैं। वैसी कंडीशन में आंखों की दीवार जिस क्षेत्र के ऊपर से होकर गुजरेगी, वहां पर जबरदस्त बारिश होती है, तड़ित झंझा के साथ बारिश होती है, ओलावृष्टि के साथ बारिश होती है। और वैसी कंडीशन में जलमग्नता, जल अप्लावन की स्थिति उस क्षेत्र में बढ़ जाती है, बढ़ जानी ही है, बढ़ जाती है, और बढ़ने के परिणाम स्वरूप वह इलाका पूरी तरह से जलमग्न होकर बाढ़ का रूप ले लेता है। किसी हिमनद का पिघल जाना, तो आपको पता ही है कि मान लीजिए कि अगर 5 किलोमीटर का एक शिलाखंड है, बर्फ का एक टुकड़ा है, 2 किलोमीटर का बर्फ का एक टुकड़ा है, वह अचानक से पिघल जाए, तो उसका पिघला हुआ पानी जिस इलाके में जाएगा तहस नहस ही करेगा ना, तो बाढ़ की कंडीशन हो जाती है। क्या क्या है देखिए, में बृहद नदी बेसिन का बृहद आकार, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, बृहद जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र। नदियां हैं जैसे गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये सारी ऐसी नदियां हैं जिनकी कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे अगर गंगा की हम लोग सिर्फ सिर्फ बात करें, तो गंगा तो पहले खुद ही कई नदियों के संगम से बनती है। गंगा नदी, जहां पर अलकनंदा एक तरफ से भागीरथी यहां पर मिलती है। इससे पहले अलकनंदा में पिंडर मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, धौली गंगा मिलती है, बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। अब ये गंगा बन गई, गंगा में यहां पर यमुना मिल गई, फिर कहीं पर रामगंगा इसमें मिल जाती है, राइट। इसी तरीके से इसमें घाघरा मिलती है, गोमती मिलती है, गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, कोसी मिलती है। ये सारी ऊपर की मिलने वाली ये सारी नदियां हैं। नीचे से कौन कौन सी नदियां, जैसे सोन नदी मिल गई, कहीं से पुनपुन नदी मिल गई, राइट, कहीं से फाल्गु नदी मिल गई। इस तरह की जो नदियां होती हैं इससे मिल जाती है, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल जाती हैं। कर्मनाशा नदी आकर गंगा से मिल जाती है। तो इतनी सारी जब नदियां इस इलाके से मिलती हैं, प्लस जैसे ये यमुना नदी इसमें जो आके मिल रही है, तो यमुना के सहायक है चंबल, फिर इसके बाद सिंध है, बेतवा है, केन है। इसी तरीके से जो सोन नदी है, सोन नदी के सहायक कोयल, उत्तरी कोयल है, रिहंद नदी है। इतनी सारी नदियों का अल्टीमेटली जो पानी जाता है वह जाता है इस गंगा नदी में ही। अब एक मिनट सोच के देखिए, बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है, मॉनसून का सीजन है, तो मॉनसून के सीजन में इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है। जब इस पूरे इलाके में बारिश होगी तो हर नदी में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, हर नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा। और जब हर नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा और नदियों को अल्टीमेटली जाना है इसी गंगा नदी में, तो सारी नदियां अपने पानी का विसर्जन इसी गंगा नदी में करेंगी, और परिणाम स्वरूप गंगा नदी के पानी का जो आयतन होगा, जो पानी की मात्रा होगी, वो भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। नतीजा क्या होगा कि गंगा नदी के रास्ते में आने वाले सारे शहर नगर जो उसके किनारे बसे होंगे, वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। होना है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इसकी सहायक नदियां हैं, इतना विस्तार में, इतना मतलब इतने दूर से इसमें जल आ रहा है। तो जहां जहां जल बरसेगा, अल्टीमेटली जब गंगा में ही आना है, तो वह गंगा में आने वाला पानी गंगा में पानी के स्तर को बढ़ा देगा। गंगा अपने खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, परिणाम स्वरूप इलाकों को डुबाते हुए चलेगी। तो ये हो गया आपका बृहद नदी बेसिन। नदीकरण, अवसादीकरण। अवसादीकरण क्या फिनोमिना है? अवसादीकरण का मतलब होता है अवसादों का नदी की तलहटी में बैठ जाना। जैसे नदी के जल में जब नदी अपने साथ जब नदी बहती है, तो आपने देखा होगा कि नदी का पानी कुछ गंदला मटमैला सा होता है। पानी को अगर आप और करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि असंख्य रेत के, मिट्टी के कण उसमें तैर रहे होते हैं। कुछ घुलने की प्रक्रिया में होते हैं, कुछ घुल चुके होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं, कुछ बड़े बड़े पत्थर टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे होते हैं। बहुत सारी क्रियाएं, गतिक क्रियाएं नदी करती हुई चलती है, हाइड्रोलिक एक्शन करती हुई चलती है। ये सभी अवसाद नदी की तलहटी में, मतलब साल भर में, 2 साल में, 3 साल में नहीं, सैकड़ों साल में, हजारों साल में ये धीरे धीरे नदी की तलहटी में बैठना प्रारंभ करते हैं। हजारों लाखों सालों में क्या होता है कि नदी की तलहटी भरनी शुरू हो जाती है। तो पहले अगर इस नदी में 100 क्यूबिक मीटर पानी आता होगा, तो इस नदी में गाद के जमाव के चलते अब पानी की मात्रा घट के 75 क्यूबिक मीटर ही रह गई। अब मान लीजिए पहले इस इलाके में जो वर्षा होती थी, उस वर्षा के परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर नदी में 100 क्यूबिक मीटर पानी आता था।
और नदी की ग्रहण क्षमता भी कितनी थी? 100 क्यूबिक मीटर। यानी कि बर्तन भी 100 क्यूबिक मीटर का और पानी भी 100 क्यूबिक मीटर। में बाढ़ का कोई सवाल नहीं था। अब वर्षा अगर मान लेते हैं उतनी ही हो रही है और पानी की कुल मात्रा 100 क्यूबिक मीटर ही है, तो भी अब बाढ़ आएगी। क्यों? क्योंकि अब नदी की कैपेसिटी घट गई है। अवसादीकरण के चलते इस नदी की कैपेसिटी घटकर कितनी हो गई है? 75 मीटर क्यूब। तो 75 मीटर क्यूब तो पानी इसमें आ जाएगा, लेकिन बाकी का जो 25 मीटर क्यूब पानी होगा वह आसपास के इलाकों को आप्लावित करने के लिए बाहर निकल के चला जाएगा। और जिस वर्षा से जितनी अधिक पानी की मात्रा से पहले बाढ़ नहीं आती थी, अब उतना ही पानी उस क्षेत्र में बाढ़ के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अवसादीकरण का परिणाम होता है, लक्षण होता है इसका, इसकी परिणति होती है। और ऐसा आप देखिएगा गंगा नदी के बेसिन में सिल्टेशन हुआ है खूब। फरक्का बैराज जो बनाया गया है उसके आसपास बहुत सारा सिल्टेशन हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से सिल्टेशन से भर चुकी है, गाद से भर चुकी है, नदी में जगह ही नहीं बची है कि पानी बहे। उच्च भौम जल स्तर उच्च भौम जल स्तर, मान लीजिए किसी इलाके से होकर यह नदी बह रही है। नदी बह रही है तो नदी बहने के साथ साथ क्या करती है कि नदी के कुछ पानी का नीचे की तरफ रिसाव भी होता रहता है। और जब नदी के पानी से नीचे की तरफ रिसाव होता रहता है तो इसी से ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर भौम जल रिचार्ज होता रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब बरसात का सीजन होता है, जब अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो जिन इलाकों में हैंडपंप लगे होते हैं वहां पर पानी, हैंडपंप से निकलने वाला पानी बढ़ जाता है। और उन्हीं इलाकों में गर्मियों में जब पानी की पूरे ओवरऑल स्थिति कमी हो जाती है तो आप पाएंगे कि उस हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता है, क्योंकि पानी का लेयर नीचे चला गया है। तो जो बारिश होती है ना, वह बारिश जब रिस कर जमीन के नीचे जाती है, वही उस पानी के बर्तन को रिचार्ज करती है जिस बर्तन से हम लोग हैंडपंप या नलकूप के द्वारा पानी निकालते हैं। तो ग्राउंड वाटर इसका रिचार्ज होता रहता है। किसी किसी अब एक ऐसी स्थिति मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या पानी का बर्तन है, या पानी का बर्तन है, पानी से भरा हुआ है, तो इसका पानी नीचे की तरफ रिस जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, रिस जाना चाहिए और रिस जाएगा भी। लेकिन दूसरी स्थिति आप ये मान के चलिए कि पानी है, पूरा भरा हुआ है, इसको नीचे जाना था, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ ये पानी चलना शुरू होता है, पता चलता है कि पानी तो यहां तक भरा हुआ है, पहले से ही जो ग्राउंड वाटर है, जो भौम जल का स्तर है, इतना ऊपर है। तो ऊपर का पानी अगर रिस कर नीचे जाना भी चाहे तो